हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? केमिकल बॉन्डिंग मैंने स्टार्ट किया था, उसको मैं आयनिक बॉन्डिंग थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया था। केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, क्यों होती है, फिर क्या होते हैं, सारा हमने एक्सप्लेन किया था। तो जो हमने आयनिक बॉन्डिंग पढ़ा था, इसमें क्या पढ़ा था? एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल। क्या करता है? मेटल से इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर नॉन मेटल। जब नॉन मेटल में होता है तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसमें नेगेटिव चार्ज आता है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है पॉजिटिव चार्ज आता है। मेटल सपोज हमारा ये है, नॉन मेटल हमारा क्या है? एक्स है। तो एम हमारा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा, एम प्लस बन जाएगा, एक्स आयनिक कंपाउंड एम एक्स फॉर्म। तो अभी ये जो प्रोसेस हो रही है हमारी, जो आयनिक कंपाउंड हमारा बन रहा है, तो ऐसे तो नहीं, और भी कंडीशन, सिर्फ हमने मेटल नॉन मेटल को लेके मिक्स करके ऐसे तो रिएक्शन नहीं होती है। तो इसके लिए क्या होता है, हमारे काफी सारे एनर्जी टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या प्रोसेस हो रही है, इलेक्ट्रॉन इसमें से कैसे निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहा है, सारी चीजें हमारी क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। ठीक है? तो हम उन एनर्जी टर्म्स को स्टडी करेंगे कि कौन कौन से एनर्जी टर्म्स हमारे केमिकल रिएक्शन आयनिक आयनिक कंपाउंड बनने में कौन कौन से हमारे एनर्जी टर्म्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे, एक तो आयनिक रिएक्शन में क्या होता है, मेटल होता है, नॉन मेटल होता है। फर्स्ट क्या आएगा हमारा? मेटल आएगा। ठीक है, मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन, आप लोगों को भी पता है कि जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन करता है या रिलीज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, वो पॉजिटिव चार्ज देता है। अगर हमारा मेटल होगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब हमने पढ़ा है कि जब भी किसी मेटल से, किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो क्या होता है, वो एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। एनर्जी, जब हमें सपोज ये है मेटल है हमारा, तो हमें क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन डालना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्या होना चाहिए? एनर्जी रिलीज करेगा या एनर्जी देनी पड़ेगी हमें? बताइए, आप लोग बताइए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि हमारा जो मेटल होता है, जब मेटल को इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है या एनर्जी लेनी पड़ती है? बताइए, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे हम? एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। ये हमारा फ्री फ्री मूवमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है? फ्री मूवमेंट कर रहा है, इसको हमें एनर्जी देनी पड़ेगी इसका इलेक्ट्रॉन निकालने के। ठीक है, एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। तो अभी हमने बताया था, तो बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब ये बताओ, अब आप लोग ये बताइए, जब हमें एनर्जी देनी पड़ेगी तो इसको स्टेबिलिटी आएगी। तो एनर्जी ज़्यादा देनी, जब भी किसी कंपाउंड में कोई भी कंपाउंड बनता है उसमें स्टेबिलिटी आती है, ठीक है, तो वो एनर्जी क्या करता है, मिनिमम हो जाती है उनकी एनर्जी। और अगर ये एनर्जी ले रहा है, ये अगर हमारा मेटल एनर्जी ले रहा है, तो एनर्जी मिनिमाइज करने के लिए क्या होना चाहिए? कम एनर्जी देनी चाहिए या ज़्यादा एनर्जी देनी? कम एनर्जी देनी चाहिए, तभी तो कम एनर्जी देगा तभी स्टेबिलिटी गेन करेगा। ठीक है, तो इसको क्या होना चाहिए? मिनिमम। ठीक है, अब हमारा सपोज नॉन मेटल है, ले लिया कोई हमने एक्स नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल क्या है, अब इससे जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, क्या करेंगे, सॉरी, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे। नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो हम जब इलेक्ट्रॉन देंगे, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या करेगा, ये हमारा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करते हैं, जब हम क्या करते हैं, जब किसी भी हम एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन देते हैं, क्या करता है, ये एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी जब ये रिलीज करेगा तो क्या करना होगा, ये एक्स माइनस हो जाएगा, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, ये भी हमारा गैसियस फॉर्म में आयन आ गया, ये भी हमारा गैसियस फॉर्म में आयन आ गया। अब क्या है, थर्ड स्टेप, एम एक्स ये बनेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि एम एक्स इससे बन रहा है एम प्लस और एक्स माइनस, ये भी गैसियस फॉर्म में है।
तो इसमें जो एनर्जी हमारी रिलीज होगी उसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। ये क्या होता है, हमारी जो लैटिस एनर्जी हमारी रिलीज होती है, एनर्जी देखो जब हमें ये स्टेबिलिटी मिल रही है तभी तो क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तभी तो ये बन रहा है, तभी ये फॉर्म हो रहा है, मतलब ये स्टेबल हो रहा है। तो मतलब कि एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी अगर ये गेन कर रहा होता तो ये बनता ही नहीं, हमारा स्टेबल ही नहीं होता है, ये सॉलिड फॉर्म में हमारा बन रहा है। तो लैटिस एनर्जी, हमारी एनर्जी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम रिलीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम रिलीज होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे तीन एनर्जी टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं कि हमारा मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिलीज करता है, और जो हमारा नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और हमारे दो गैसीय साइंस बनते हैं मेटल और नॉन मेटल के, वो दोनों कंबाइन होकर के हमारा क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, उसमें हमारा क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये अभी हमने समझे एनर्जी टर्म्स कि क्या क्या होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टी, आयनिक कंपाउंड्स की क्या देखते हैं, प्रॉपर्टीज। आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं क्या होती हैं। तो हम पहले देखते हैं फिजिकल स्टेट। क्या देखते हैं, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में क्या देखना है हमें, तीन स्टेट्स होती हैं, एक होती है सॉलिड, दूसरी होती है लिक्विड, तीसरी होती है गैस। तीन स्टेट्स होती हैं। तो ये किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ये करते हैं सॉलिड स्टेट में। किसमें, सॉलिड स्टेट में। क्यों करते हैं, क्योंकि हमने देखा है NaCl को देखते हैं, Na+Cl-। ठीक है, इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, इनको ब्रेक नहीं किया जा सकता है। और आपको भी पता है कि सॉलिड के बीच में जो पैकिंग होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। के बीच में भी पैकिंग अगर देखा जाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो ये सॉलिड फॉर्म में फॉर्म होंगे। ठीक है, ये एग्जिस्ट करते हैं हमारे सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। F = A Q1 Q2 अपॉन में R²। ठीक है, दूसरा क्या है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कैसे कहते हैं, कंडक्टिविटी के लिए हमें क्या चाहिए होता है कि हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है ना, अगर हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो कंडक्टिविटी होगी ही नहीं। अब इसके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, Na+ और Cl- के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये फ्री क्या है, जब ब्रेक होंगे तभी तो ये फ्री होंगे, अदरवाइज ये तो फ्री होना ही नहीं है। तो इनमें जब ये ब्रेक नहीं होंगे तो इनमें फ्री आयंस नहीं होंगे, आयंस नहीं होंगे तो कंडक्टिविटी नहीं होगी। तो इन सॉलिड फॉर्म नेचुरल स्टेट में ये क्या करेंगे, कंडक्टिविटी तो शो नहीं करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं, इन सॉलिड फॉर्म नो कंडक्टिविटी। ठीक है, मॉल्टन स्टेट क्या होता है और एक्वस स्टेट क्या होता है। एक्वस स्टेट मतलब वाटर, वाटर की एक प्रॉपर्टी होती है, वाटर में प्रॉपर्टी होती है कि वाटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को 81% तक रिड्यूस कर देता है। तो जब हम NaCl को वाटर में मिक्स करेंगे, जब हम NaCl को वाटर में मिक्स करेंगे तो क्या होगा, 81% तक इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएंगे। जब इनके बीच का अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही खत्म हो जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएंगे। जब ये ब्रेक हो जाएंगे तो क्या होगा, हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे तो ये कंडक्टिविटी कर सकते हैं ना, ऑब्वियसली। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो मूवमेंट होगा, मूवमेंट होगा तो ये कंडक्टिविटी शो करेंगे। तो हम लिख सकते हैं इन एक्वस स्टेट, इन एक्वस सॉल्यूशन shows कंडक्टिविटी। मॉल्टन स्टेट क्या होता है, मॉल्टन स्टेट ना तो कंप्लीटली लिक्विड स्टेट होता है ना ही कंप्लीटली सॉलिड स्टेट होता है, ये बीच का स्टेट होता है। मॉल्टन स्टेट क्या होता है, बीच का स्टेट होता है।
ना कंप्लीटली लिक्विड होता है ना कंप्लीटली सॉलिड होता है। तो मॉल्टन स्टेट में भी हमारे थोड़ा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा ही, थोड़े से हमें आइंस मिलेंगे। तो मॉल्टन स्टेट में भी हम क्या बोल सकते हैं, इन मॉल्टन स्टेट इट शोज कंडक्टिविटी। ठीक है, तो अभी हमें पता चला कंडक्टिविटी का कि फिजिकल स्टेट का पता चल गया हमें, ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कंडक्टिविटी का पता चल गया है कि सॉलिड फॉर्म में ये कंडक्टिविटी शो नहीं करते बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक्वस स्टेट में क्या करते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं, क्योंकि क्या होता है, वाटर की प्रॉपर्टी होती है, वाटर में ये आयनाइज हो जाते हैं और वाटर की प्रॉपर्टी होती है कि वाटर 81% फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो इसमें भी कंडक्टिविटी शो करते हैं, मॉल्टन स्टेट में भी ये शो करते हैं कंडक्टिविटी। लेकिन अगर सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी की बात की जाए तो ये एक्वस स्टेट में सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, अब अगर हम थर्ड पॉइंट देखते हैं कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने देखा है ये F का फॉर्मूला होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक करने होते हैं ना, जो हमारा कंपाउंड होता है उनके बीच की जो पैकिंग होती है उसको हमें क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता है। तभी तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट तभी तो बॉइलिंग पॉइंट तक हम पहुंचते हैं। तो हम टेम्परेचर देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कब बढ़ता है, जब टेम्परेचर देंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी, उससे क्या होगा, बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। ठीक है, तो इसके बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, Na प्लस और Cl माइनस के बीच में आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनके बीच में बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो क्या करेंगे कि इसमें कम बॉइलिंग पॉइंट चाहिए होगा या ज्यादा, टेम्परेचर ऑब्वियसली ज्यादा चाहिए होगा क्योंकि इनके बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, ज्यादा एनर्जी के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत होगी, ज्यादा टेम्परेचर के लिए हमें ज्यादा बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट की जरूरत होगी। तो इनके क्या होते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म होता है कि जब हमारे किसी दो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा किसी दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट होता है। क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका सेम होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट होता है। आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है सेम होता है और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चलो सेम हो गया, आयनिक कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे अलग अलग होगा। NaCl है, NaCl में क्या है, कोई स्ट्रक्चर है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो है Na प्लस और Cl माइनस के बीच, का कोई स्ट्रक्चर तो है नहीं पर्टिकुलर कि हाँ ये इस तरीके से बॉन्ड बन रहा है, ये बन रहा है 3D, कुछ नहीं बन रहा है। ये क्या अपने आयंस हैं आसपास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, इनको जुड़ने का कितने तरीके हो सकते हैं, कैसे भी जोड़ेंगे तो पास पास ही जोड़ेंगे, एक ही तरीका है। तो ये आइसोमेरिज्म शो करेंगे, देयर इज नो आइसोमेरिज्म, नो आइसोमेरिज्म इन आयनिक कंपाउंड। देयर इज नो आइसोमेरिज्म इन आयनिक कंपाउंड क्योंकि इनका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं आइसोमॉर्फिज्म की।
आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? आइसोमॉर्फिज्म शायद आप लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना हो। आइसोमॉर्फिज्म है जब हमारे दो स्ट्रक्चर होते हैं, दो कंपाउंड होते हैं जिनका 3D लैटिस में ऑलमोस्ट सेम होता है, नॉट कंप्लीट लेकिन ऑलमोस्ट सेम होता है। 3D 3D लैटिस में दो कंपाउंड के स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होना क्या बोलते हैं? आइसोमॉर्फिज्म। तो इसके लिए कंडीशन क्या होंगे? इसके लिए दो कंडीशंस होंगी। क्या होगा? एक तो क्या होगा, केटाइन और एनाइन का साइज क्या सेम 3D लैटिस एक तो होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? कंपेरेबल केटाइंस एंड एनाइंस साइज। ठीक है, सिमिलर 3D लैटिस या फॉर्मूला? सिमिलर फॉर्मूला हम बोल सकते हैं, सिमिलर फॉर्मूला होना चाहिए। या फिर और दूसरा है हमारा कंपेरेबल केटाइन और एनाइन का हमें साइज होना चाहिए। कैसे समझते हैं इसको? हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। लेते हैं हम क्या, NaCl और NaCl को ले लिया हमने MgCl। अब हमें देखना है कि इसमें आइसोमॉर्फिज्म है या नहीं है। कैसे देखेंगे? देखो अनाइन तो दोनों में सेम है तो कोई झंझट नहीं। अब केटाइन की बात करते हैं Na और Mg, तो क्या करते हैं ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे which bond is stronger bond in chemistry? आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कोवलेंट। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होता है हमारे तीनों बॉन्ड्स में, तो मतलब ऑलमोस्ट सारे बॉन्ड्स में आयनिक बॉन्ड हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है ना? और कोई क्वेश्चंस हो आप कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? NaCl और MgCl, तो NaCl और MgCl, तो हम केटाइन की अगर हम बात करते हैं तो क्या है हमारा पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, और ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे साइज में ज्यादा डिफरेंस आता है। तो ये क्या है हमारे सेम पीरियड में है। ठीक है, सॉरी पीरियड में क्या है, ये हमारे सेम पीरियड के हैं, तो इनमें Na और Mg के साइज में कितना ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, तो ऑलमोस्ट सेम ही होगा। तो इनमें क्या आ गया हमारा, फॉर्मूला भी सेम है और साइज भी हमारा सेम है। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या करेंगे, शोज आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्या लेते हैं, NaCl और KCl। आप लोग सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि NaCl और KCl ये दोनों क्या हमारे आइसोमॉर्फिज्म शो करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, NaCl और KCl में एनाइन तो हमारा सेम है, और अगर हमारा देखा जाए तो सिमिलर हमारी लैटिस भी हमारी क्या है, फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन केटाइन का साइज की अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे बहुत ज्यादा साइज में डिफरेंस होता है। जब साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है तो क्या हो जाएगा, हमारा ये वाला जो है पॉइंट वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो ये आइसोमॉर्फिज्म शो करेंगे नहीं शो करेंगे, तो ये हमारा आइसोमॉर्फिज्म नहीं शो करेंगे, ये वाला हमारा आइसोमॉर्फिज्म शो करेगा। और एग्जाम्पल्स इसके हैं, बुक पढ़ना, देखना, नहीं आए तो फिर पूछना। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। अगर हम NaCl MgCl
नेक्स्ट चलते हैं हम इसकी और प्रॉपर्टी की साइड, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये तो हमने कर ली प्रॉपर्टीज की बात, अब आती है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। आयनिक कंपाउंड कितने तरीके की रिएक्शंस करते हैं, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड जो हमारे होते हैं वो एक ही तरह के रिएक्शन करते हैं, तो बोलते हैं आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शंस करते हैं, इनका जो रेट होता है बहुत फास्ट होता है, ये रिएक्शंस बहुत फास्ट होती हैं। तो इनका क्या है, टाइप कर दो क्वेश्चन का आंसर, बताओ तो दिया ही, रहने दो। तो क्या है टाइप ऑफ रिएक्शंस, आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो हमारी आयनिक रिएक्शंस शो करते हैं। ये बहुत ही फास्ट रिएक्शंस होती हैं, तो इनको स्टडी करना भी इतना इजी नहीं होता है। तो इनका अगर बात करें टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, तो सिर्फ ये आयनिक रिएक्शन शो करते हैं, और इन रिएक्शंस में क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन होता है, प्रेसिपिटेशन को हम शॉर्ट में पीपीटी, और ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती हैं। आयनिक रिएक्शन अगर हो रही है, फास्ट रिएक्शन, तो जो अगर हम इन शॉर्ट अगर हम बोलें कि प्रेसिपिटेशन, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हमारी फास्ट होती हैं, इसीलिए ये आयनिक रिएक्शन, ठीक है ना। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हमारी फास्ट होती है, इसलिए ये आयनिक रिएक्शन हम इसको बोलते हैं। इनका एग्जाम्पल देखते हैं, NaCl, AgNO3, NaNO3 प्लस AgC, ठीक है। हमारा क्या होता है, हमारा ये बन रहा है ऐसे, ये हमारा क्या है, आयनिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आयनिक रिएक्शन प्रेसिपिटेट बनता है, और जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है बहुत ही फास्ट होती है। तो हमारे आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो सिर्फ आयनिक रिएक्शन देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अभी हमने पढ़ा था कि एनर्जी पढ़ी थी हमने, एक टर्म आया था लैटिस एनर्जी। क्या आया था, लैटिस एनर्जी। तो हम देखते हैं जरा लैटिस एनर्जी क्या होती है। मेटल टाइम, नॉन मेटल एनाइन, गैसियस एनाइन होता है Mx, और हमारी क्या होती है, एनर्जी होती है, तो बोलते हैं हम होगी, तो बोलते हैं लैटिस, ठीक है। ये बनेगा हमारा सॉलिड फॉर्म। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, एक मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए जितने, एक मोल सॉलिड आयनिक कंपाउंड बनाने के लिए हमारे क्या होता है, कितना गैसियस कटाइन और एनाइन, गैसियस कटाइन और एनाइन क्या कर रहा है, हमारा कंबाइन होकर के एक मोल हमारा सॉलिड में आयनिक कंपाउंड बना रहा है। तो जब हमारा एक गैसियस कटाइन और एक गैसियस एनाइन मिलकर के एक मोल हमारा सॉलिड में आयनिक कंपाउंड बनाता है, उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। जब हमारा गैसियस कटाइन एंड गैसियस एनाइन मिल करके एक मोल आयनिक कंपाउंड बनाता है, उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो अभी लैटिस एनर्जी ये हमें मिल गई कि अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकाल लेंगे कि लैटिस एनर्जी क्या होती है, हम कैसे निकालते हैं। तो इसका कोई डायरेक्ट मेथड नहीं होता है, देयर इज नो डायरेक्ट मेथड, ठीक है, नो डायरेक्ट मेथड। इसका होता है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड होता है, उसको क्या बोलते हैं, बॉर्न-हैबर साइकिल। बॉर्न-हैबर साइकिल, ठीक है। अब बॉर्न-हैबर साइकिल क्या होती है, आप लोगों ने भी फर्स्ट टाइम ही सुना होगा कि होता क्या है बॉर्न-हैबर साइकिल। बॉर्न-हैबर साइकिल, इसमें हमारे जो हमने एनर्जी टर्म्स देखे, काफ़ी सारे एनर्जी टर्म्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं। उन एनर्जी टर्म्स को कंबाइन करके तब हम लैटिस एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। तो इसको जो हमारा, इसका जो है हमारा, तो हम इसको देखते हैं
क्या कैसे निकालेंगे? देखो अभी शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि हमारा मेटल लेते हैं पहले हम, फिर क्या लेते हैं, नॉन मेटल लेते हैं, देन जाकर के हमारा क्या बनता है, mx बनता है, ठीक है। देन जाकर के हमारा mx बनता है। तो इस पूरी प्रोसेस में हमारे जितने भी स्टेप्स आते हैं, जो भी एनर्जी टर्म्स होते हैं, उनको हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। बॉर्न हैबर साइकिल क्या होती है इसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हमारी लेटिस एनर्जी कैसे निकलती है हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में इसको बॉर्न हैबर साइकिल, लेटिस एनर्जी तो हमने देख लिया, बॉर्न हैबर साइकिल को एक्सप्लेन करेंगे। ओके।